राकेश पागलों की तरह अपने कमरे से बाहर आकर बिल्डिंग में इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहा था। बार बार अपने कानों पर हाथ लगा रहा था, जैसे उसके कान में कोई चिल्ला रहा हो। घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर किसी से मिन्नतें कर रहा था, पर उस रिकॉर्डिंग में और कोई नहीं दिखा। फिर अचानक जाने राकेश को क्या सूझा, वो खड़ा हुआ और अपने बगल की दीवार में अपना सर जोर जोर से मारने लगा। उसके सर से खून निकलने लगा। फिर तभी उसने अपने हाथों से ही अपने सर के सारे बाल नोच दिए थे। अपने हाथ और पाँव से मांस को अपने दांतों से काटकर अलग करने लगा। इसके बाद फिर से अपना सर दीवार में मारने लगा और तब तक मारता रहा जब तक उसका सर फट ना जाए। सर फटने के बाद भी वो अपना सर दीवार में मारता रहा और फिर वो वहीं गिर गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूं। अपने भविष्य को लेकर सपने कौन नहीं देखता, और इन सपनों को पूरा करने के लिए आज का युवा जी जान लगाकर मेहनत करता भी है। ऐसा ही एक सपना मेरा भी था, वही सरकारी नौकरी का सपना, जिसे पूरा करने के लिए मैं गांव से शहर आया था। पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे सपने पूरे होने की बात तो दूर, मैं इस भयानक हादसे के सदमे से ही कभी उबर नहीं पाऊंगा। मेरा नाम ऋषभ है, ऋषभ शर्मा, और ये कहानी मेरी है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मैं प्राइवेट नौकरी पे लग गया था, पर प्राइवेट नौकरी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। पर फिर भी मैंने लगभग 5 साल उस नौकरी में निकाल दिए। इन 5 सालों में मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए कई प्रयास भी किए, पर नौकरी के साथ तैयारी मैं चाहकर भी कर नहीं पा रहा था। इसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि मैं कोई बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र कभी नहीं रहा था, ना ही मेरा पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था, और दूसरी ये कि इस प्राइवेट नौकरी में मैं पूरे 8 और कभी कभी तो 12 घंटे काम करके बेहद थक जाता था और 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता था। इसलिए कोई पढ़ने का ना ही रूटीन सेट हो पा रहा था, ना ही समय मिल पा रहा था, और ना ही मेरा मन पढ़ाई में लग पा रहा था। मैंने घर वालों से कई बार गुहार लगाई कि मुझे नौकरी छोड़कर तैयारी करने दें, पर घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। आखिर एक दिन मैंने मन बना लिया कि मैं नौकरी छोड़कर तैयारी करूँगा। तो घर वालों की और बाकी लोगों की बातें दरकिनार करके मैंने वो नौकरी छोड़ दी और दूसरे शहर आ गया पढ़ने के लिए। मैं जानता था घर पर रहकर मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि न तो तैयारी के लिए ज़रूरी माहौल मिलेगा और ना ही मेरा मन लगेगा। यही सोचकर मैं इस शहर आया था। मैंने तैयारी को ध्यान में रखते हुए उस शहर की सबसे अच्छी कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया था। अब मैं बस रहने के लिए ऐसा किराए पर रूम ढूंढ रहा था जो सस्ता भी हो और आसपास का माहौल भी ठीक हो। किराए पर कमरा ढूंढने में मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। कोचिंग के पास ही कॉलोनी में मुझे बेहद सस्ते दाम पर कमरा मिल गया। असल में जिस जगह मेरी कोचिंग थी उसके आसपास ही और भी बहुत सारी कोचिंग थी, तो मुझे लग रहा था कि पास की कॉलोनियों में तो किराया बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ तो किराएदारों की कमी होगी ही नहीं। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं इन कोचिंगों के, पर मुझे इतने कम किराए पर रूम मिल जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। जिस घर में मैंने रूम लिया था उस घर में 4 मंजिलें थी और तकरीबन 24 कमरे थे उस बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग का मालिक उस बिल्डिंग के सामने के घर में ही रहता था। उसने ये बिल्डिंग किराए पर कमरे देने के लिए ही बनाई थी, तभी तो उसमें इतने सारे कमरे थे। पर मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि उस पूरी बिल्डिंग में मेरे अलावा बस 2 फैमिली ही रहती थी। मकान मालिक ने मुझे रूम देने से पहले कहा कि 6 महीने का एडवांस देना पड़ेगा और रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ की भी ज़रूरत हो मैं उससे कह सकता हूँ।
पर उसने एक शर्त रखी थी कि अगर मेरा बीच में रूम छोड़कर जाने का मन हुआ तो जो एडवांस मैं जमा कराऊंगा वो उसे वापस नहीं मिलेगा। मैंने मन में सोचा कि मैं क्यों बीच में जाऊंगा, आखिर इतने कम दाम पर इतना अच्छा और बड़ा रूम, वो भी अलग से किचन और लेट बाथ के साथ, और कहाँ मिलेगा। तो मैंने हाँ कह दिया। मकान मालिक ने एक किराएनामे पर मेरे हस्ताक्षर भी ले लिए। उस किराएनामे यानी एग्रीमेंट में भी मकान मालिक की इस शर्त का उल्लेख था। मैंने 6 महीने का एडवांस भी दे दिया था। वो दोनों फैमिली जो उस बिल्डिंग में रहती थी, वो दोनों परिवार ही बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। वो फैमिली भी किराए पर ही रहती थी। मकान मालिक चाहता था कि मैं भी ग्राउंड फ्लोर पे ही रूम ले लूं, पर मैंने काफ़ी कहा कि मुझे अगले माले पर ही रूम चाहिए, तो वो मान गया। मेरे दिमाग में था कि अलग फ्लोर पर इससे ज़्यादा प्राइवेसी होगी, क्योंकि बाकी फ्लोर पर तो सारे रूम खाली ही हैं, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो उस शहर में ये मेरा दूसरा दिन था। कोचिंग और रूम ढूंढने में 2 दिन तो लगने ही थे। अगले दिन से मुझे कोचिंग जाना था, तो मैं खाना खाकर जल्दी ही सो गया। पर बार बार मेरी नींद टूट रही थी। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि बार बार मुझे कमरे के बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। कभी किसी के पैरों को रगड़कर चलने की आवाज़ आती, तो कभी अजीब सी रोने की आवाज़। अगली सुबह मैं जल्दी जाग गया। रात में नींद तो पूरी हो नहीं पाई थी, पर मैं कोचिंग के पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहता था। मुझे लगा था इस कॉलोनी से तो कोचिंग जाने वालों की भीड़ ही निकलेगी, क्योंकि सारी कोचिंगें आसपास ही हैं। पर यह देखकर मुझे हैरानी हुई कि कॉलोनी के बाहर जाने के रास्ते तक मुझे मेरे अलावा कोई स्टूडेंट दिखा ही नहीं। कोचिंग में मेरी मुलाकात संजय से हुई। वो मेरे ही गांव का था और उसे यहाँ रहकर तैयारी करते हुए 1 साल हो गया था। पहले दिन में ही हमारी दोस्ती हो गई। संजय ने पूछा, ऋषभ, कहाँ पर रूम लिया है तुमने? तो मैंने उसको जैसे ही मेरे रूम का एड्रेस बताया, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया और उसको पसीना आने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? तो वो हाफते हुए कहने लगा, भाई तू बस उस रूम को खाली कर दे। उस कॉलोनी में स्टूडेंट बनकर मत रहे। उस कॉलोनी में कोई भी स्टूडेंट रह नहीं सकता। मैंने जब उससे पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसने बताया, जिस बिल्डिंग में तू रहता है, उस बिल्डिंग में 2 साल पहले एक लड़के ने सुसाइड कर ली थी। सुसाइड उसने फांसी लगाकर करी थी, पर उसकी मौत गर्दन टूटने से हुई थी, क्योंकि फांसी पर जैसे ही वो लटका था, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उस लड़के की आत्महत्या के 1 महीने बाद से ही उस कॉलोनी में रह रहे हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को एक टूटी गर्दन वाला लड़का दिखाई देने लगा। कभी ये टूटी गर्दन का लड़का रात को अचानक उनके रूम में दिखता, तो कभी उनको रात को फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई उनके कान में फुसफुसाकर कह रहा हो कि तैयारी छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, और अगर तैयारी नहीं छोड़ी तो मौत मिलेगी। कोई भी सो नहीं पाता था उस कॉलोनी में। आखिर फिर उस कॉलोनी में रह रहे सभी स्टूडेंट उस कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में चले गए। पर एक लड़का था राकेश नाम का, मेरा ही दोस्त था वो इस सबको लोगों का वहम मानता था। राकेश उसी बिल्डिंग में रहता था जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो, और इसी बिल्डिंग में उस लड़के ने सुसाइड किया था। वो कॉलोनी और वो बिल्डिंग श्रापित है भाई, तू उसे छोड़ दे। और जो कोई भी अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए वहाँ रहता है, उस लड़के का भूत उसका बहुत बुरा हाल करता है, क्योंकि वो लड़का खुद इस सरकारी नौकरी की तैयारी की वजह से ही डिप्रेशन में चला गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए ही वो अब किसी और को भी कुछ नहीं करने देगा। राकेश भी कुछ दिन बाद मरा हुआ मिला था और उसकी मौत बहुत भयानक हुई थी। बिल्डिंग में हर फ्लोर पर जो गलियारों में सीसीटीवी लग रहा है ना, उसकी रिकॉर्डिंग में देखा था कि राकेश कैसे मरा था। मैंने संजय से पूछा, कैसे मरा था राकेश? तो उसने बताया,
उस रात की रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था। राकेश पागलों की तरह अपने कमरे से बाहर आकर बिल्डिंग में इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहा था। बार बार अपने कानों पर हाथ लगा रहा था, जैसे उसके कान में कोई चिल्ला रहा हो। घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर किसी से मिन्नतें कर रहा था, पर उस रिकॉर्डिंग में और कोई नहीं दिखा। फिर अचानक जाने राकेश को क्या सूझा, वो खड़ा हुआ और अपने बगल की दीवार में अपना सर जोर जोर से मारने लगा। उसके सर से खून निकलने लगा। फिर तभी उसने अपने हाथों से ही अपने सर के सारे बाल नोच दिए थे। अपने हाथ और पांव से मांस को अपने दांतों से काटकर अलग करने लगा। इसके बाद फिर से अपना सर दीवार में मारने लगा और तब तक मारता रहा जब तक उसका सर फट ना जाए। सर फटने के बाद भी वो अपना सर दीवार में मारता रहा और फिर वो वहीं गिर गया। अगली सुबह जब लोगों ने उसकी लाश देखी तो उनसे देखा नहीं गया। उसका सिर इस कदर फटा था कि उसका दिमाग बाहर निकल आया था और उसका दिमाग भी चकनाचूर हो गया था। पुलिस ने तो सीसीटीवी फुटेज देखकर यही माना कि राकेश पागल हो गया था, पर उस कॉलोनी के लोग जानते थे कि वो कोई पागल नहीं हुआ था, बस उस लड़के के भूत के बस में हो गया था। ऋषभ तुम मेरी मानो, तुम भी आज ही उस कॉलोनी से निकल जाओ। वो कॉलोनी ही उस लड़के के भूत का इलाका है। मैं संजय की बातों को सुनकर सोच में पड़ गया, पर फिर मुझे मकान मालिक की वो बात और एग्रीमेंट याद आया कि जो एडवांस मैंने जमा करवाया था वो अब वापस नहीं होगा। फिर मैंने संजय को यही समझाया, ये सब अफवाह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शाम को मैं वापस रूम की ओर लौटने लगा, पर मुझे अब संजय की बातें रह रह कर याद आने लगी। मुझे बार बार पिछली रात की जो आवाज़ें सुनाई दी थी वो याद आने लगी। खैर, मैं वापस अपने रूम पहुंच गया। आज मुझे रूम और ये बिल्डिंग दोनों डरावने लग रहे थे। रात हुई और खाना खाकर मैं सोने चल दिया, पर आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते जाने कब मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मेरी नींद खुल गई। मैंने आसपास देखा, पर कोई नहीं था। इतने में मुझे बाहर से वही किसी के घिसट घिसट कर चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डरते डरते कमरे की दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर दाएं बाएं देखा, पर उस मंजिल के गलियारे में कोई नहीं था। मैं बेड पर वापस आकर सो गया। अगले दिन कोचिंग में सब मुझे ही देख रहे थे, पर मैं क्या कर सकता था। आखिर मैंने एडवांस जो दिया था और अब मेरे पास पैसे नहीं थे और कहीं किराए पर रहने के लिए। शाम होते ही मेरा दिल घबराने लगा। मैं वापस अपने रूम पर पहुंच गया था। पढ़ाई के बाद मैं खाना खाकर सो गया था। रात के करीब 12 बजे मुझे फिर से वही फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बेड पर उठकर बैठ गया और तेज आवाज में बोला, कौन है? कौन है? सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी जिंदगी में असफल हुए तो मैं भी होऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो फुसफुसाने की आवाज फिर सुनाई दी। ऐसा ही होगा, कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे तुम्हारे माँ बाप वहाँ इतनी गरीबी में जी रहे हैं और तुम नौकरी छोड़कर यहाँ टाइम पास कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि ये कौन बोल रहा था, पर पता नहीं क्यों मैं उसके साथ बहस किए जा रहा था, उससे बातें किए जा रहा था और अंत में जैसे मुझे उसकी बातें ठीक लगने लगी, मैं मायूस सा हो गया था। सुबह हो गई थी और मैं पूरी रात नहीं सोया। खैर, मुझे छुट्टी करना ठीक नहीं लगा और यही मैंने सोचा कि रूम पर रहकर मेरा ज़्यादा दिमाग खराब होगा। मैं कोचिंग आ गया, पर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा। पूरा दिन उदास रहा। रात को फिर वही आवाज़ मुझे सुनाई दी, वो फुसफुसाने की आवाज़। वो आवाज़ किसकी थी ये मुझे नहीं पता था, पर वो अपनी और अपने जैसे जाने कितने लड़कों की असफलता की कहानियाँ मुझे सुनाता था।
मैंने जो फैसला लिया उस पर मुझे शर्मिंदगी महसूस कराता था। मेरे माँ बाप के हाल के बारे में मुझे कहता था। अब ये सब रोज का सा होने लगा था। मैं रात में सो नहीं पाता था, इसलिए कोचिंग में मुझे झपकी आती थी। मैं मायूस रहता था, खाना पीना बेहद कम कर दिया था। मुझे लगने लगा था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीना अब बेकार है। संजय मुझे रोज घूर कर देखता था। वो जानता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। संजय ने मुझे बताया था कि राकेश की मौत उस बिल्डिंग में 14 दिन रहने के बाद हुई थी, यानी अमावस्या की रात को। उसका कहना था कि अमावस को इन अतृप्त आत्माओं की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आज की रात वही अमावस्या की ही थी। इस रात को भी वही हुआ। वही आवाज दोबारा आई, पर आज कोई रेंगते हुए मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया था। इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया और सामने वो ही टूटी गर्दन वाला लड़का था। पर मुझे उससे डर नहीं लगा, क्योंकि यही तो था जिससे मैं पिछले 14 दिन से बातें कर रहा था। मैं अंदर आ गया और मेरे पीछे पीछे वो लड़का भी। वो लड़का मुझसे कहने लगा, तुम्हारा जीना बेकार है ऋषभ, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। क्योंकि क्या करोगे तुम? कैसे दिखाओगे अपना चेहरा सबको जब तुम कोई एग्जाम पास नहीं कर पाओगे? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से गरीबी झेल रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मर जाना चाहिए। मुझे उसकी बातें सही लगने लगी थी। मैंने भी उससे कहा, मैं भी अब मरना चाहता हूँ। उस लड़के ने मेरे सामान की तरफ इशारा किया और कहा, शेविंग ब्लेड है ना इसमें, तो बस अपने कलाइयों की नसें काट लो। मैं जैसे उस लड़के के बस में ही हो गया था। मैंने खुद को समर्पित कर दिया था उसे। मैंने वैसा ही किया। शेविंग ब्लेड से मैंने अपने हाथ की नसें काट ली। खून बहे जा रहा था, पर मैं उस लड़की की बातों को रोज रोज सुन सुनकर इतना डिप्रेस्ड हो चुका था कि मुझे दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। तभी अचानक वहां संजय आ गया। कुछ और लोग भी उसके साथ थे। मैं ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश होने लगा था। साफ साफ तो नहीं दिखा कि और कौन कौन था वहाँ, पर यह पता था कि संजय वहीं था। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। संजय और मेरे माता पिता मेरे पास खड़े थे। संजय ने मुझे बताया कि वो जानता था कि उस दिन अमावस की रात है, तो वो टूटी गर्दन का लड़का आज मुझे मार डालेगा। इसलिए संजय समय रहते मेरे रूम पर आ गया था और मुझे बचा लिया था। संजय ने मुझे बचा तो लिया था, पर इसके बाद मैं इस सदमे से कभी निकल नहीं पाया था और वापस सरकारी नौकरी की तैयारी भी नहीं कर पाया।